हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने 2 क्लास मैथ का ले चुके हैं और जैसा कि ओरिएंटेशन क्लास में बताए हैं कि फिजिक्स का क्लास और केमिस्ट्री का क्लास भी हम ही लेंगे। तो जो मैथ का क्लास लिए थे वो उसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट किए हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारा मतलब कुछ कंसेप्ट बताए हैं, जिसमें अभी आपका जो एक्सरसाइज है अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। वो जो उसका 5.1 है उसको कंप्लीट नहीं किए हैं, एनसीईआरटी जो फॉलो कर रहे हैं। तो आपको जैसे जैसे कंसेप्ट बताते जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। खैर, उसका बात हम लोग मैथ में करेंगे, जो कंसेप्ट बताए हैं और एक्सरसाइज भी बनाएंगे, तो उसके अगले लेक्चर में उसका बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हम लोग फिज़िक्स पढ़ने वाले, ठीक है। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मतलब भैया ये आपका केमिस्ट्री का क्लास कब लाने वाले। तो देखिए, आप जो यूट्यूब का चैनल जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उसमें रूटीन दिया हुआ है कि आपका जैसे कि देखिए इंग्लिश का क्लास जो है सोमवार से शनिवार तक आपका इंग्लिश का क्लास होगा लगातार 6 दिन सप्ताह में। और आपका जो है ये मैथ का क्लास सोमवार मंगलवार बुधवार को होगा मैथ, और बृहस्पति शुक्र को आपका होगा फिजिक्स, और शनिवार और रविवार को केमिस्ट्री होगा। जो अभी थोड़ा सा रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा है क्योंकि कभी वीडियो रिकॉर्ड होता है तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाता या कुछ रुक जाता, इसलिए थोड़ा थोड़ा ये सब इशू जा रहा है। तो जैसे जैसे ये सब ख़त्म हो जाएगा तो आपका वीडियो जो है रेगुलर और जो रूटीन के हिसाब से उसके हिसाब से आएगा। थोड़ा सा अभी आगे पीछे हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे हम रूटीन देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हिंदी में, जो कि आपको ओरिएंटेशन क्लास में भी रूटीन बताए थे। तो यहाँ पर आप लोग को हिंदी में रूटीन लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसा कि देखिए सोमवार को आपका जो है ये मैथ है, और मंगल को भी आपका मैथ ही है, और बुधवार को मैथ, और आपका जो है बृहस्पतिवार से फिजिक्स रहेगा, और शुक्रवार से फिजिक्स, और शनिवार केमिस्ट्री। जबकि केमिस्ट्री पर अभी लेक्चर नहीं आया एक भी, आज हम फिजिक्स पर लेंगे पहला लेक्चर, और मैथ पर तो 2 लेक्चर ले ही चुके हैं। ये हो गया केमिस्ट्री, और आपका इसी का पैरेलल आपका इंग्लिश चलता जाएगा। इंग्लिश ठीक है। आपका संडे को इंग्लिश का क्लास नहीं होगा, अगर सर को भैया को लेना रहेगा तो वो ले भी सकते हैं, और नहीं भी तो रविवार को ऐसे कन्फर्म नहीं है। बाकी 6 दिन इंग्लिश का कन्फर्म है, जिसमें आपका 3 दिन लिटरेचर होगा और 3 दिन ग्रामर होगा, जो कि 2 लेक्चर ग्रामर का भी जा चुका है। मेरे ख्याल से पहला लेक्चर जो है ओवरव्यू और पार्ट ऑफ स्पीच जो है, और दूसरा सेंटेंसेस के ऊपर है। तो आप लोग उसको देखिए, एंजॉय कीजिए। और आज हम लोग फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं। अब देखिए, फिजिक्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो भौतिकी। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, फिजिक्स भौतिकी जो 9-10 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जबकि फिजिक्स 8 में भी रहता है तो आप लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो 9 से तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, 9, 10, 11, ठीक है। अब 12th में भौतिकी पढ़ना है। तो ये हमारा क्लास क्या है, तो 12th क्लास के लिए है। एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक भी है, ठीक है ना। उससे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब करेंगे, पीवाईक्यू ये सब वगैरह करेंगे। तो पहले हम लोग तो कंसेप्ट पढ़ें, तभी तो ये सब पीवाईक्यू और क्वेश्चन अभ्यास ये सब बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो फिजिक्स जो है पहला यूनिट इकाई में आता है हमारा स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज आप लोग इंग्लिश में समझते होंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं आवेश। तो हिंदी भी बता रहे हैं, इंग्लिश भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोनों का मज़ा है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ बता रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। और यहाँ स्टैटिक्स का मतलब हुआ जो आपका ये स्थिर यानी कि रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट, ठीक है ना।
और हमारा स्थिर जो है, यहाँ स्थिर मतलब आप लोग समझ रहे हैं रुका हुआ, सिंपल सा वर्ड रुका हुआ। अवैधुतकी मतलब आवेश, वही चीज़ हो गया हिंदी में भी। देखिए आवेश यानी चार्ज, देखिए चार्ज को ही हिंदी में आवेश कहते हैं, तो यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं, चार्ज मतलब यही आवेश हो गया। जहाँ वैद्युतिकी कह रहे हैं इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रो कह रहे हैं, और स्थिर को यहाँ पर रुका हुआ बोल रहे हैं, और यहाँ स्थिर को इंग्लिश में कहेंगे तो स्टैटिक। सिंपल सा पहले देखिए वर्ड, स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में कहा गया क्या, स्थिर वैद्युतिकी को ही कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी को ही क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। तो सुनिए, स्थिर मतलब रुका हुआ, मतलब कि समय के साथ कोई वस्तु अपना गति नहीं कर रही है, कोई समय के साथ अपना वस्तु गति नहीं कर रही है। जैसे कि अगर t बराबर 1 सेकेंड में कोई वस्तु यहाँ पर था तो t बराबर 2 सेकेंड में भी वहाँ ही रहेगा, और 3 हो या 4 हो डॉट डॉट कुछ भी आ जाए तो हमारा वस्तु जो है वहीं रुका रहे, यानी समय के अंतराल के साथ वो वस्तु परिवर्तन ना करे, यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाए। अगर ये वस्तु यहाँ से यहाँ चले आए तो यानी क्या हुआ, ये परिवर्तित कर गया, यानी इसको क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे, गति में कहेंगे। लेकिन हमको रुका हुआ का मतलब आप लोग सिंपल समझ रहे हैं, कोई वस्तु स्थिर है, रुका हुआ, बस इतना से समझिए, यानी समय के साथ वो अपना गति को परिवर्तित नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जहाँ है वहीं रुका हुआ है, ठीक है ना। तो स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब आवेश, वैद्युतिकी मतलब आवेश, ठीक है ना। और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, जहाँ पर ये विद्युत की इलेक्ट्रो को ही वैद्युतिकी कहा गया है, इंग्लिश वर्ड हो गया इलेक्ट्रो, और ये हो गया हिंदी में वैद्युतिकी। जिसको इलेक्ट्रो को चार्ज कहते हैं तो वहीं पर इसको आवेश कहते हैं। देखिए रिलेट कर रहे हैं ना, चार्ज यानी आवेश हुआ, स्टैटिक मतलब रेस्ट, और स्टैटिक को हिंदी में कहते हैं स्थिर यानी कि रुका हुआ। मतलब कि सिंपल सा वर्ड है कि स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे रुके हुए आवेश का। क्या मतलब हुआ, रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे हम स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हमारा 2 चैप्टर आता है, पहला हमारा 2 चैप्टर आता है इस इकाई के अंतर्गत। एक आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर जो आता है हमारा स्थिर वैद्युत विभव। मतलब इन 2 चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी एक हमारा यूनिट हो गया, ठीक है ना, इकाई 1, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हमारा 2 चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है ना। इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हमको पढ़ाई करना, अध्ययन करना है कि रुके हुए आवेश के बारे में, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत हमारा 2 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर है जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर का मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि रुका हुआ, और वैद्युत मतलब वही हो गया आवेश, और आपका हो गया विभव, ठीक है। विभव जो आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, यानी इसमें भी हमको रुके हुए आवेश के बारे में जानना है, और इसमें भी हमको किसके बारे में जानना है, तो रुके हुए आवेश के बारे में जानना। किन 2 चैप्टर में, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, और स्थिर विद्युत विभव में हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरा चैप्टर जो हमारा विद्युत धारा, जिसमें जब विद्युत धारा किसको कहते हैं, जब आवेश की प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जब आवेश जो प्रवाह करता है, फ्लो करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड में कि विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है यहाँ जैसे कि जो वेग है हमारा वो कितना है, 0, किसका, आवेश, आवेश का जो वेग है, आवेश का वेग हम लोग इन 2 चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें आवेश का वेग क्या होगा, 0, यानी रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी यानी वेग क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन हम विद्युत धारा में पढ़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, वेग होगा, आवेश का वेग होगा। यानी कि इन 2 चैप्टर में हमारा कि रुका हुआ आवेश पढ़ेंगे जिसमें वेग 0 हो, और इस मतलब विद्युत धारा है उसमें जो पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, वेग होगा आवेश का, और उसमें आवेश जो है रुका हुआ नहीं रहेगा बल्कि प्रवाह करेगा, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर के बारे में बात किए, तो फिलहाल हम इन 3 चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर उसके आगे बात करेंगे। तो हम लोग पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको स्टार्ट करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। और आवेश भी किसे कहते हैं, इस चैप्टर में इसके बारे में भी हम लोग
जानेंगे, ठीक है ना। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इसके बारे में जानेंगे, तो इसको नोट करके आप लोग इस चैप्टर का हेडिंग डालिए, ठीक है, इतना काम कीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, हेडिंग भी डाल लिए होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, आवर न्यू चैप्टर फिजिक्स इकाई 1। चलिए, पहला चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, ठीक है ना। और इतना याद रखिएगा कि हम इस चैप्टर में जो है, और अगला चैप्टर जो है, हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे, तो रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, कुछ क्रियाकलाप जो कुछ प्रयोग होता है उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि कक्षा 8 में आप लोग ने पढ़ा होगा कि जैसे कि एक बच्चे को बोला था कि क्रियाकलाप में कि एक बच्चे को आप कुर्सी पर बैठाइए और अपने दोस्त या साथीगण किसी से उसको पीठ थपथपाने, यानी कि एक बच्चे को जो है कुर्सी पर बैठाना है, ठीक है ना। प्लास्टिक का चेयर होना चाहिए और उसको जो है एक उसके साथीगण हो या भाई बहन कोई भी हो, उसके पीठ को जो है एक गमछी का यानी कि लेकर उसके पीठ को जो है थपथपाना है। और थपथपाने से कुछ देरी, ज़्यादा देर नहीं करना है, कुछ देरी करना है। और जब कुछ देरी पीठ थपथपाने के बाद जब टेस्टर उसके बॉडी के संपर्क में लाते हैं यानी सटाते हैं, तो वो टेस्टर जल उठता है, ठीक है। ये सब कारण किसके कारण है, तो आवेश के कारण ही है, ठीक है ना। तो ये कक्षा 8 में आप लोग को दिया गया था क्रियाकलाप करने, और अगर ये क्रियाकलाप इस वीडियो को लेक्चर देखकर अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। हालांकि आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं तो मैच्योर होंगे, तो इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीजिएगा तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा, ठीक है ना। उसमें लिखा गया था कि आप ज़्यादा देरी तक पीठ नहीं थपथपाइएगा, नहीं तो ज़्यादा करंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और एक क्रियाकलाप और ये भी था कि एक वैज्ञानिक जो थे उसने पतंग बनाया था, और उसमें एक ख़ास किस्म के मतलब कि धागा का इस्तेमाल किए थे। वो धागा क्या नाम था याद नहीं है, तो उसमें धागा का इस्तेमाल किए थे और उस पतंग को उड़ा दिया था। उसका जो पतंग जो बनाया जाता है, जो हम लोग ये इसको क्या बोलते हैं, टुंगना जो पतंग में लगाते हैं, कमाची, हाँ कमाची जो लगाते हैं, वो कमाची के जगह पर ये जो हम लोग कमाची जो ये जो तार का पत्ता रहता है उसका लगा देते हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने ये इस्तेमाल नहीं किया था, वो उसके जगह पर भी वो दूसरा चीज़ इस्तेमाल किया था। यानी कि जो पतंग में जो कमाची होता है, जैसे कि ये पतंग हो गया, पतंग किस तरीके से बनता है, इस तरीके से, तो इसके जगह वो कमाची भी दूसरा चीज़ का लगाए थे, और धागा भी जो है उन्होंने दूसरा चीज़ का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। और इसको आकाश में उड़ा दिए, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, वैज्ञानिक का नाम भी पता नहीं है, ऐसे ही कुछ याद है तो आप लोग को बता दे रहे हैं। तो उन्होंने इसको उड़ाया, और जब उड़ाने के बाद जब आसमान मतलब के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया, तो उन्होंने एक चाबी लगाई हुई थी की, ठीक है ना। तो उन्हें जब उंगली उसके संपर्क में ले जाते हैं, धागे के संपर्क में, तो एक झटका महसूस होता है, ठीक है ना। लेकिन उन्हें झटका महसूस होता है तो उनको कुछ क्षति नहीं हुई, कुछ हानि नहीं हुई। लेकिन इसी को और सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने यही पतंग सेम बनाया और इसको उड़ाया। लेकिन इनका जो दूसरे वैज्ञानिक आए वो काफ़ी दूर तक पतंग को भेज चुके थे, और जब काफ़ी दूर तक पतंग को भेज दिए थे, और जब इसी क्रियाकलाप को अंजाम देने के लिए मतलब अपना हाथ को संपर्क में लाए, तो वो स्वर्गवास हो गए, क्योंकि उनका पतंग काफ़ी आकाश में चल गया था और उनको काफ़ी ज़्यादा तड़ित महसूस हुआ, जिसके कारण उनका जान भी चला गया। इसीलिए ऐसा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो काफ़ी सावधानीपूर्वक और काफ़ी गहरी अध्ययन के साथ करना चाहिए। और इस सब में थोड़ा खतरा तो रहता है, ये खतरा तो हर काम में ही है, ठीक है। तो ये सिर्फ बताने के लिए आप लोग को बताए थे कि थोड़ा बहुत आप लोग फील कीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनिए कि आवेश, देखिए जैसे कि हम लोग दैनिक जीवन में जब हर रोज़ बाल को झाड़ते हैं, दिन में 5 बार 10 बार, जैसे कि लड़की लोग होती है जो ज़्यादा ही बाल को में कंघी करते रहती है, लड़का लोग तो एक दिन में कभी कभी करता है भी, और या फिर कंघी नहीं भी करता। तो जब हम लोग कंघी करते हैं सूखे बाल में, तो देखिए हमारा कंघी जो है,
कंघी, कॉम्ब। प्लास्टिक की कंघी होती है, प्लास्टिक की कंघी होती है। और हमारा हेयर जो है यानी कि बाल, ठीक है ना, इसमें कॉम्ब करने पर क्या होता है, जैसे कि देखिए एक वर्ड और आप लोग समझिए। आवेश मतलब कोई वस्तु क्या हुआ, चार्ज, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, चार्ज। और एक वर्ड और आता है अनावेशित, या फिर इसी को कहते हैं उदासीन, ठीक है ना, जिस पर चार्ज नहीं हो। आवेशित, जो वस्तु आवेशित नहीं हो उसे उदासीन कहते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे कि कंघी जो है उदासीन है, या फिर सिंपल समझिए, आप लोग को उतना भी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, छोड़िए। हमारा जब कंघी है दैनिक जीवन में, जब हम लोग बाल को जब झाड़ते हैं, कंघी करते हैं, तो क्या होता है कि कंघी जो है आवेशित हो जाता है, यानी चार्ज हो जाता है, उसमें आवेश आ जाता है। जब हमारा कंघी है और जब हम बाल में कंघी करते हैं तो उस जब कंघी करने में घर्षण होता है, तो जो होता है क्या कि हमारा कंघी जो है आवेशित हो जाता है, यानी चार्ज उस पर आ जाता है। जो ये हेयर में आवेश रहता है उसका आवेश कंघी में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरित किसका स्थानांतरित हो जाता है, तो आवेश का। हमारा बाल में से जो आवेश होता है वो कंघी में आ जाता है, ठीक है ना। और जब हम कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो क्या होता है, चिपकने लगता है। अब कागज़ का टुकड़ा बहुत बड़ा पेज फाड़ कर लाइएगा और कहिएगा कि भैया वो चिपकता नहीं है, तो नहीं, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो होता है ना, उसको अगर कंघी के पास ले जाइएगा तो चिपकने लगेगा। तो यही है कि जब हम बाल में कंघी करते हैं और तो कंघी जो होता है हमारा आवेशित हो जाता है, और जब हम कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो चिपकने लगता है। तो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो हमारा बाल जो है वो बाल आवेश जो है ट्रांसफ़र कर देता है, यानी स्थानांतरित कर देता है, किस में, तो कंघी में आवेश स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। तो हमारा कंघी आवेशित हो जाता है और हमारा कागज़ के टुकड़े को संपर्क में अपना लाने लगता है, यानी चिपकाने लगता है, ठीक है ना। सिंपल सा बात है कि हमारा कंघी जब हेयर में रगड़ खाता है तो हमारा कंघी जो है आवेशित हो जाता है, यानी चार्ज हो जाता है। जब चार्ज होता है तो कागज़ के टुकड़े को चिपकाने लगता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जैसे ठंडे के दिन में देखे होंगे कि जैसे स्वेटर पहनते हैं तो वो उसको खोलते वक्त या पहनते समय चिट चिट की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा बुक में भी लिखा हुआ रहता है, आप लोग अनुभव भी किए होंगे, ठीक है ना। और पॉलिस्टर का साड़ी वगैरह ये सब में प्राय ये सब देखा जाता है, चिट चिट की आवाज़। तो ये सब कुछ उदाहरण थे, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं, ठीक है ना। चैप्टर में जैसे कि हम लोग को पहले अध्ययन करना है क्या, आवेश किसको कहते हैं, ठीक है ना। आवेश किसको कहते हैं, जैसे चार्ज, ठीक है ना। तो जैसे कि एक होता है वैद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम एक जैसे कि एक सुई है ये, और इसमें कोई आवेशित वस्तु, जैसे कि ये मान लेते हैं रॉड है, कांच का रॉड मान लेते हैं, किसी चीज़ का भी रॉड है, छड़ है, जो क्या है, आवेशित है। आवेशित यानी कि चार्ज है, इसमें चार्ज है, ठीक है ना। तो जब सुई के पास ले जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि जो ये पोजीशन में है ये अपना स्थान को जो है परिवर्तित कर देगा, यानी घूम जाएगा। ये सुई अगर ऐसे है तो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि कोई आवेश वाला, यानी छड़ जो है ये आवेशित है, चार्ज है, ठीक है ना। और ये सुई जो है डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कोई भी आवेशित वस्तु जो है ना विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, तो जब हम आवेशित छड़ को लाते हैं तो जैसे ये सुई है तो इसको डिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसा क्यों डिफ्लेक्ट कर पाता है, क्यों डिफ्लेक्ट करता है, इसका रीज़न यही है क्योंकि ये छड़ जो है विद्युत क्षेत्र बनाता है, ठीक है ना। तो कोई भी आवेशित वस्तु जो है हमारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर उसको अनुभव करता है। अगर इसी के जगह हम अनावेशित ये छड़ लाएँ जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, जिस पर कोई भी, यहाँ पर लिख देते हैं कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, कोई आवेश नहीं है,
ठीक है ना, कोई आवेश नहीं है, तो ये सुई जो है डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी जो ऐसे है तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी छड़ में कोई आवेश नहीं है तो वो कोई विद्युत क्षेत्र या चुंबक क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। अगर आवेशित छड़ को हम लाते हैं जो चार्ज हो तो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। लेकिन हमारा अगर कोई आवेश नहीं हो वैसा छड़ लाएँ तो ये सुई को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी अपने स्थान से चेंज नहीं करेगा, उसे क्या कहेंगे। तो अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर इसको डिफ्लेक्ट नहीं करता है तो इसे समझ जाएंगे कि अनावेशित जो चार्ज नहीं हो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। इससे हमको पता चला कि वैसे वस्तु का वह गुणधर्म जिसमें वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता हो, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता हो या उसे अनुभव करता हो, उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन लिख लीजिएगा आवेश का कि वस्तु का वह गुणधर्म जिसमें वो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो या उसे अनुभव करता हो। क्यों? क्योंकि देखिए छड़ अगर आवेशित लाते हैं तो ये सुई डिफ्लेक्ट कर जाता है, सुई डिफ्लेक्ट कर गया मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। और अगर मतलब कि कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं हो तो ये सुई जो डिफ्लेक्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना जिस पर आवेश नहीं है तो डिफ्लेक्ट नहीं करता, मतलब विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं करता। और अगर इसको डिफ्लेक्ट कर देता है आवेशित वस्तु, इसका मतलब वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता। तो वस्तु का वह गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म जिसमें वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो या उसे अनुभव करने का मतलब उसे फील करता हो, उसे फील भी करता हो तो उसे आवेश कहते हैं। डेफिनेशन लिखिए। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो इसको रोक कर वीडियो को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक वर्ड आता है जिसको हम बार बार यूज करना चाह रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आप लोग को हो सकता था दिक्कत उसमें, अनावेशित या उदासीन, जो हम पहले लिख कर भी मिटा दिए। तो देखिए उसका भी डेफिनेशन बता देते ताकि हमको कहीं यूज करना हो तो आसानी से हम यूज कर सकते हैं। आवेश तो समझ गए, चार्ज। अनावेशित या फिर उदासीन, ठीक है, अनावेशित या उदासीन। तो देखिए इसका डेफिनेशन देखिए लिखते हैं, जिस पर वैसी वस्तु जिसमें कुल आवेश या नेट लिखें, नेट यहाँ लिखते हैं, नेट ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेट आवेश शून्य हो, नेट आवेश शून्य हो उसे उदासीन या अनावेशित वस्तु कहते हैं, या पदार्थ भी बोल सकते हैं, पदार्थ वस्तु जो भी बोलना हो। अनावेशित या उदासीन वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए ये नेट का मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि नेट क्या है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, रोक कर वीडियो फिर समझाते हैं। देखिए वैसी वस्तु जिसमें नेट आवेश शून्य हो। जैसे देखिए इससे भी पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा द्रव्यमान और नेट का मतलब हम आप लोग को समझा रहे हैं। पहले द्रव्यमान और आवेश के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान और आवेश, इसको भी लिखते चलिएगा। पहला पॉइंट, द्रव्यमान और आवेश एक दूसरे को कैसे रिलेट करता है या फिर दोनों में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा ये समझा देते हैं। तो देखिए द्रव्यमान एक कैसा है, द्रव्यमान में पहले नंबर तो केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, एक अदिश राशि है।
यह एक ऐसी राशि है, इसमें पहले लिखिए, ये इसमें केवल परिमाण होते हैं, इसमें केवल परिमाण होते हैं, इसमें भी केवल परिमाण होते हैं। दूसरा पॉइंट, यह एक अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि है। सुनिए, एक पॉइंट और था नीचे लिखने का, तो बनेगा नहीं। सुनिए, द्रव्यमान और आवेश, इसमें केवल परिमाण, परिमाण मतलब समझते हैं ना, ये देखिए सदिश राशि अदिश राशि ये तो समझते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि 9, 10 में तो था ही, थोड़ा 11 में भी आपका पढ़ना था। सुनिए, थोड़ा बता भी देते हैं आपको सदिश अदिश के बारे में। तो सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो। अब परिमाण और दिशा क्या होता है? परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और दिशा मतलब डायरेक्शन, ठीक है ना। अब जैसे कि कोई 5 kg का वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए मेरा ये जो है डस्टर, ये 5 kg, सपोज डैट कि ये 5 kg का है, तो इसको हम 5 kg का बोलते हैं। तो इसमें कोई दिशा है नहीं ना है, 5 kg का ये सिर्फ वस्तु है। लेकिन वही जैसे कि तो 5 kg का वस्तु है, इसमें केवल परिमाण है, दिशा तो है नहीं। कोई दिशा है कि इसे हमको 5 kg बोले, इससे कोई पता आपको चल रहा है, फील हो रहा है कि हम दिशा के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं ना। तो ये अदिश राशि है। सदिश का मतलब वो होता है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा परिमाण हो और दिशा नहीं हो, उसे कहते हैं अदिश राशि। और हमारा आवेश भी जो है एक अदिश राशि है। आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आप लोग का एग्जाम में बोर्ड में आया कि आवेश एक कैसी राशि है, सदिश अदिश दोनों या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा कि आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि, जिसे स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में कहते हैं अदिश राशि को, और सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि सदिश का भी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारा बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया। अब जैसे कि बल 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो किसी दिशा में तो बल लगाएं, जैसे ये है, हम डस्टर से ही बताते हैं, ये है, इस पर इससे ऐसे लगा रहे हैं 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल। तो हमारा पता तो चल रहा है ना, डायरेक्शन है ना, कि इसको अगर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो हमारा परिमाण है 5 न्यूटन, ठीक है। और डायरेक्शन जो है इधर है, ठीक है ना। तो हमारा दिशा भी पता चल रहा है और मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक सदिश राशि हो गया। उसी तरीके से हमारा त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब हमारा सदिश राशि का एग्जाम्पल आता है। और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा नहीं। तो यह बात है कि इसमें केवल परिमाण होते हैं, यह एक अदिश राशि है। आवेश भी है, इसमें भी केवल परिमाण होते हैं और इसमें भी एक अदिश राशि है। जैसे कि समझाएंगे, अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा एक पॉइंट और लिखना है। एक पॉइंट हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट जो हमारा छूटा हुआ है, एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखे, तीसरा पॉइंट हम यहाँ डालते हैं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग पहले इसको नोट कीजिएगा, हालांकि इसके बारे में नेट के बारे में भी आप लोग को नहीं समझाएंगे, तो इसको नोट कीजिएगा, फिर इसको नोट कीजिएगा, तीसरा नंबर यहाँ से नोट कीजिएगा, ठीक है। सुनिए, ये हमेशा धनात्मक होते हैं, यानी कि हमेशा ये पॉजिटिव होते हैं। इसका जो परिमाण होगा हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है ना। और ये ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकते हैं। शून्य क्यों नहीं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो परिमाण होगा, शून्य है तो कोई तो परिमाण ही नहीं है, तो शून्य तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं,
ठीक है। अब देखिए आवेश जो होता है, देखिए थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही होंगे, तो यहाँ से समझिए, हालांकि आगे हम आप लोग को बताएंगे कि आवेश जो होता है एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, जो आप लोग को आगे बताएंगे, धन आवेश और ऋण आवेश, जिसकी वजह से हम कभी लिखते हैं 2 कूलम माइनस में या पॉजिटिव 4 कूलम, ठीक है ना। ये सब आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो इसी कारण जो है ना हमारा जो है आवेश जो है कूलम जो है हमारा आवेश का ऐसा मात्रक है, तो 4 कूलम, कभी लिख देते हैं -2 कूलम, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो इसीलिए हमारा आवेश जो है ऋणात्मक और धनात्मक भी होता है। और निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है ये आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन हाँ आप मतलब ये हमेशा धनात्मक होता है, यानी द्रव्यमान जो है हमेशा धनात्मक होता है, इसमें कभी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि 2 kg है तो हमेशा 2 kg आएगा, 4 kg है 4 kg आएगा, कभी इसके आगे नेगेटिव नहीं लगा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आवेश के आगे नेगेटिव रहता है, ठीक है, और आगे क्यों नेगेटिव रहता है इसके आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे जैसे चैप्टर में बढ़िएगा सब चीज़ पता चलेगा, क्योंकि एक दूसरे से सब चीज़ कनेक्ट है, ठीक है ना। अब नेट क्या है, अब देखिए जैसे कि अभी आप लोग को बताएं कि निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो -2 कूलम और +2 कूलम क्या आएगा, 0। यही चीज़ यहाँ कहना चाह रहा है कि नेट का मतलब हो गया टोटल जो है आवेश। नेट मतलब क्या हुआ आपका, इंग्लिश वर्ड से समझिए, टोटल का जोड़कर आवेश क्या है, 0 है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए और समझते हैं। अब यहाँ मिटाते हैं, नेट का मतलब और विस्तार से समझाते हैं। जैसे देखिए कोई वस्तु पर कुछ आवेश नहीं हो, 0 आवेश हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस पर बोले कि कोई आवेश ही नहीं है, ऐसा नहीं। कोई वस्तु जैसे देखिए कोई तो पहले नंबर ऐसे होता है कि कोई धन आवेशित वस्तु होती है। जैसे देखिए बात करते हैं पहले हम लोग, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, लिखिएगा, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला धनावेश और दूसरा ऋण आवेश, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश और निगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब सुनिए, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। नेट का मतलब आप लोग को अच्छे से हम सब सोच रहे हैं समझाएं, पूरा अच्छे से फील कराएं, तो देखिए समझिए, इतना आप लोग नोट कीजिएगा। अब सुनिए, जैसे देखिए एक वस्तु 3 तरह के हो सकते हैं। एक वस्तु तो हो सकते हैं धन आवेश, एक वस्तु हो सकता है, ये वस्तु बना रहे हैं, ठीक है, ऋण आवेश, और एक वस्तु हो सकता है हमारा उदासीन। 3 तरह का वस्तु हो सकता है, ठीक है, धन आवेश, ऋण आवेश और उदासीन, ठीक है। धन आवेश कैसा होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ऐसा नहीं है कि इस पर खाली पॉजिटिव होगा, ये होगा कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा और निगेटिव चार्ज कम होगा, ऐसा होगा। हम इसीलिए आप लोग को डिटेल में समझाने का, नेट का मतलब फील कराना चाह रहे थे, इसीलिए हमको कितना आगे बढ़ना पड़ा। द्रव्यमान आवेश भी बता दिए, नेट नहीं बता पाए। आवेश के 2 प्रकार होते हैं ये भी बता दिए, लेकिन अभी भी आप लोग को नेट का मतलब नहीं बता पाए। लेकिन अब नेट का मतलब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसका नेट को इंग्लिश में कहते हैं टोटल, ठीक है ना। तो देखिए निगेटिव का मतलब यहाँ कम हो और पॉजिटिव ज़्यादा हो। धन आवेश का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उसमें केवल पॉजिटिव चार्ज ही हो, केवल पॉजिटिव भरा रहेगा, निगेटिव रहेगा ही नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। धन आवेश का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा और मतलब इसका अधिकतम रहेगा, और ये निगेटिव चार्ज है जो कम रहेगा। मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है कितना होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो निगेटिव चार्ज 7 8, मतलब इस तरीके से, मतलब निगेटिव चार्ज उससे 12 से कम ही होगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज है उससे निगेटिव चार्ज कम होगा, लेकिन निगेटिव चार्ज होगा।
तो इसीलिए टोटल जो इसको कर देते हैं वो कैसा कह देते हैं, धन आवेश कह देते हैं। धन आवेश मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश की अधिकतम होगा, यानी पॉजिटिव जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और निगेटिव जो होगा कम होगा। ऋण आवेश में क्या होगा, इसमें निगेटिव वाला ज़्यादा होगा, निगेटिव वाला ज़्यादा होगा, और इसमें पॉजिटिव भी होगा लेकिन पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा। इसमें जो होगा आपका ये पॉजिटिव वो कम होगा और निगेटिव जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और उदासीन में क्या होगा कि आपका पॉजिटिव और निगेटिव बराबर हो गया, 3 पॉजिटिव तो 3 निगेटिव, या 6 पॉजिटिव तो 6 निगेटिव। इसी का मतलब हुआ, यहीं से समझ में आएगा कि नेट का मतलब क्या हुआ, मतलब 6 पॉजिटिव है, ठीक है, और 6 निगेटिव है, इसको जोड़ कर क्या हुआ, नेट। नेट मतलब टोटल, टोटल का मतलब यही हुआ कि 0, मतलब इसमें तो देखिए चार्ज तो है ना, पॉजिटिव या निगेटिव, ऐसा तो है कि नहीं, कुछ नहीं चार्ज है, चार्ज है, पॉजिटिव भी और निगेटिव है, यानी कि नेट का मतलब हो गया क्या कि धन आवेश धनावेश प्लस ऋण आवेश, माइनस नहीं प्लस लिखिएगा, ऋण यहाँ से लिखते हैं यार, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, धनावेश प्लस ऋणावेश, इन दोनों का सम क्या हो, 0 हो, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी को हम लोग कह रहे हैं अनावेशित या उदासीन। नेट का मतलब हुआ कि धन आवेश प्लस ऋण आवेश, नेट का मतलब सिर्फ इतना हुआ, धन आवेश प्लस ऋण आवेश, ठीक है। नेट का मतलब हुआ कि धन आवेश प्लस ऋण आवेश को जोड़ दीजिए आप, लेकिन जब उसका 0 0 आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो अनावेशित है या उदासीन है, ठीक है। और उदासीन का कभी ये मतलब नहीं होगा कि उस पर कोई चार्ज नहीं, यानी ब्लैंक हो, एकदम खाली हो, वो वस्तु खाली, उस पर कोई चार्ज मतलब कुछ नहीं, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, खाली नहीं रहेगा। पॉजिटिव की संख्या जितना है उतना निगेटिव की संख्या भी होगा, तो उसे उदासीन कहेंगे। और धनावेशित उसको कहेंगे जिसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो और निगेटिव की संख्या कम हो, ठीक है। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं कि धनावेशित से, तो धनावेशित वैसी वस्तु को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव की संख्या आपका ज़्यादा हो और निगेटिव की संख्या कम हो, पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो और निगेटिव की संख्या कम हो, उसको क्या कहते हैं, धनावेशित। और ऋणावेशित उसको कहते हैं जिसमें निगेटिव की संख्या कम हो, निगेटिव की संख्या ज़्यादा हो और पॉजिटिव की संख्या कम हो, उसे ऋणावेश कहते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज कहते हैं। उदासीन में ये हो गया कि आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बराबर हो, जो पॉजिटिव हो वही निगेटिव हो, उसको क्या कहते हैं, दोनों बराबर हो, उसे उदासीन कहते हैं। फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं आपका कि धन आवेश में पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा होती है और निगेटिव की संख्या कम होती है, और ऋणावेश में होता है आपका क्या, कि आपका निगेटिव की संख्या ज़्यादा होती है और पॉजिटिव की संख्या कम होती है। और उदासीन में आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बराबर हो, उसे उदासीन कहते हैं। जो नेट हम लिखाए थे कि नेट यानी कि हमारा जो है वैसी वस्तु जिसका नेट आवेश का नेट जो हो वो क्या है, वो आवेश का नेट 0 आए, उसे हम लोग अनावेशित या उदासीन कहते हैं। तो उसी का देखिए नेट टोटल क्या आया, 0 आया, इसमें जोड़िए +6 -6 क्या आया, 0 आया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उदासीन। अब हम लोग बात करते हैं, इतना देखिए ये डब्बा आप लोग नोट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धनावेश मतलब कि पॉजिटिव ज़्यादा निगेटिव कम, और ऋणावेश का मतलब पॉजिटिव ज़्यादा कम और निगेटिव ज़्यादा, और उदासीन में जो है पॉजिटिव बराबर निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। और ये नोट कर लीजिएगा कि नेट का मतलब हुआ कि धन आवेश प्लस ऋण आवेश, ये हुआ नेट का मतलब। और जब इसका सम 0 आ जाए उसे हम क्या कह देंगे, जो भी अनावेशित कह देंगे या उदासीन। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग नोट किए होंगे, और नहीं भी नोट किए होंगे तो आप लोग रोक कर वीडियो नोट कीजिए। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आवेश के हम लोग 2 प्रकार पढ़े हैं, क्या, धन आवेश और ऋण आवेश। तो हम लोग यहाँ एक पॉइंट लिखते हैं कि सजातीय आवेश,
सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, इसका मतलब भी समझाएंगे। और दूसरा पॉइंट है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। अब सुनिए, सजातीय का मतलब क्या हुआ? एक जैसा ग्रुप। जैसे कि आज के मॉडर्न के दुनिया का एग्जांपल ले, तो ऐसे एग्जांपल क्या, डायरेक्ट इसी से समझिए कि जैसे सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित। सजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ? एक जैसा। सजातीय का मतलब एक जैसा। जैसे कि पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। मतलब कि ये मार्कर हो गया और ये मार्कर हो गया, ये दोनों सेम टाइप का है, ठीक है, ये दोनों मार्कर सेम टाइप का है, तो एक दूसरे को पास ले जाएंगे तो एक दूसरे को दूर भेजेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों एकदम सेम आपको दिख रहा है ना, मार्कर सेम ग्रुप का, एकदम ब्लू इसका कैप है, वाइट इसका कवर है। तो इसको अगर इस दोनों पास ले जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर भगाएगा। तो सजातीय का मतलब हो गया एक जैसा। अगर एक जैसा ग्रुप है तो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, यानी एक दूसरे को दूर भगाता है। लेकिन वही अगर हम ले आएँ कि डस्टर और एक मार्कर, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप का हो गया। जैसे कि ये देखिए, ये है डस्टर, इसका नाम है क्या? मार्कर, ठीक है, इसका ब्लू कैप वाइट कवर, ये अलग टाइप का, ये मिटाने वाला है, इसका ग्रीन कवर है, ग्रीन वाला ये है, इधर येलो या पीला जो भी बोले, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये अगर एक दूसरे को पास लाएँ तो एक दूसरे को आकर्षित करते। विजातीय का मतलब होता है अलग ग्रुप, मतलब एक जैसा नहीं। सजातीय मतलब एक जैसा, विजातीय मतलब एक जैसा नहीं, ठीक है, अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का। तो सजातीय मतलब एक जैसा, एक ही टाइप का, और विजातीय मतलब अलग टाइप का। तो अगर अलग टाइप का दो वस्तु है, यानी कि पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो वो दोनों को अगर पास लाएँ तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव, ठीक है ना। अट्रैक्टिव मतलब अपनी ओर आकर्षित करती है। तो देखिए समझते हैं। अब सजातीय मतलब एक जैसा, विजातीय मतलब एक जैसा नहीं, जस्ट अपोजिट वर्ड है सजातीय का। और प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे से दूर भगाना। जैसे एक हमारा पॉजिटिव है चार्ज और एक है हमारा निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये क्या हो गया? ये दोनों क्या है? विजातीय है, मतलब अलग ग्रुप का है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। वहीं पर बात करें कि हमारा पॉजिटिव हो तो ये क्या है? सजातीय है। सजातीय है तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अगर निगेटिव भी होगा, ये भी दोनों एक दूसरे से क्या है? सजातीय है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। देखिए प्रतिकर्षित यहाँ लिखा हुआ, अगर यहाँ आपको साफ से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा जगह कम बचा था, तो इसलिए जैसे मतलब थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं कि सही से नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ से आप लोग प्रतिकर्षित देखकर लिख लीजिएगा। तो अगर सेम ग्रुप का हो, निगेटिव सेम ग्रुप का है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, एक जैसा है सजातीय, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन वही हो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो अलग ग्रुप का है, विजातीय, तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो हम लोग आकर्षित प्रतिकर्षित पढ़ चुके हैं, जिसमें दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है ना, इतना आप लोग को बात समझ में आया होगा। जैसे होता है ना, जैसे कि लड़का का कोई ग्रुप हो, तो आज के एग्जांपल के देखिए तौर पर बता रहे हैं, लड़का का कोई ग्रुप हो तो लड़का आपस में उतना देरी बात नहीं करता, या लड़की का कोई ग्रुप हो तो उतना बात नहीं करते।
ठीक है, यानी कि लड़का लड़का का जो ग्रुप हो गया वो सजातीय हो गया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, उतना बात नहीं करते हैं फ़ोन पर हो गया ऐसे, ठीक है। और लड़की लोग का भी ग्रुप होता है तो उसमें भी सजातीय हो गए तो एक दूसरे से उतना बात नहीं करते। लेकिन वही आ गया एक लड़का एक लड़के का ग्रुप, तो कितना घंटों घंटों बात कर लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक दूसरे में आकर्षित होना, ठीक है ना। तो जब विजातीय हो गया, एक दूसरे से अलग ग्रुप हो गया, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब एक जैसा ग्रुप हो तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को सजातीय विजातीय आकर्षित प्रतिकर्षित समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आवेश के कुछ जैसे कि फॉर्मूला या फिर जो भी कहिए सूत्र, एसआई मात्रक थोड़ा बहुत हाँ, तो देखिए आप लोग को कुछ आवेश के बारे में एसआई मात्रक सूत्र थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग 10th क्लास में तो मेरे ख्याल से पढ़े ही होंगे, ख्याल से क्या आप लोग बोर्ड दिए तो पढ़े ही होंगे। जैसे कि आई बराबर होता है Q/T। आई जो है हमारा, यहाँ साफ से लिखते हैं क्योंकि आप लोग को नोट ही करना है, तो जैसे तैसे क्यों लिखें। यहाँ देखिए आई बराबर Q/T, या फिर देखिए ऐसे लिख देते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, ठीक है ना। ये होता है जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। आप आई यहाँ हो गया Q, आवेश को Q से सूचित करते हैं, ठीक है ना। Q जो हो गया आपका Q आवेश और T हो गया टाइम, ठीक है ना। इसको स्मॉल ही रखते हैं, Q चार्ज आवेश Q से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आवेश का फॉर्मूला यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आवेश बराबर आ जाएगा विद्युत धारा और समय इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनटू समय। यहाँ से आ गया हमारा फॉर्मूला आवेश का, जो ये 10th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। और 3rd चैप्टर में भी इस फॉर्मूला को हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा चैप्टर में। तो हमारा जो आवेश बराबर हो गया, समय इधर आ गया मल्टीप्लाई में, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। इसको देखिए आवेश को Q से सूचित करते हैं और ये हो गया विद्युत धारा को क्या सूचित करते हैं, एम्पियर यानी आई, और ये समय हो गया T यानी Q बराबर I इंटू T, ठीक है ना। अब यहाँ पॉइंट बनाइएगा कि आवेश को Q से सूचित करते हैं। इस दूसरा पॉइंट, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, ठीक है ना। कूलम को C लिखते हैं, पूरा नाम होता है COULOMB कूलम। हिंदी में बोले तो कूलम ऐसे होता है, कूलम, ठीक है। इसको C से सूचित करते थे, इसका एसआई मात्रक C हुआ कूलम, इसका एसआई मात्रक कूलम होता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसको इंग्लिश में कूलम और ये हिंदी में बोले तो ऐसे कूलम होता है, ठीक है। और इसका CGS, जैसे कि देखिए आपका 9th क्लास में CGS, FPS फुट पाउंड प्रति सेंटीमीटर, CGS सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है। एक था MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो एक आता है CGS जो हम लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी पूछ दिया बोर्ड में या बोर्ड में पूछ देगा कि आवेश का आप एसआई मात्रक, तो चलो आप जानते हैं, ठीक है, कूलम होता है, नो डाउट। लेकिन आप बताइए कि आवेश का CGS मात्रक क्या होता है। अगर ऐसा दे दिया आप लोग को, 4 ऑप्शन में दे दिया, तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा। इसलिए CGS यूनिट भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। और जो हम बताते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हाईलाइट कर लिया कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में वो सब क्वेश्चन आते रहता है। तो आप लोग को, क्योंकि लास्ट में होगा क्या, नोट्स बनाए रहिएगा और टिक मार्क किए रहिएगा, तो आप लोग का आसानी होगा कि भैया ये पॉइंट बताए थे, तो कुछ ना अगर पढ़ पाएँ तो उसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें, जो टिक कराएँ हैं, ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्योंकि उसी को तो इंपॉर्टेंट बताएँ हैं और उसी में क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग का तो ऐसे भी है कि 100 में 50 मारना है, तो 100 में अगर 50 भी नहीं मार पाते, उसमें भी 48 या 45 कर देते हैं, तो दिक्कत वाली बात है। जब आप 100 में 50, इतना इजी तो बोर्ड है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन भी आसान रहता है, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं इसका CGS मात्रक जो है वो स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम।
होता है। इसका CGS मात्रक स्टैट कूलम होता है। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो यहाँ ये तो आपका 10th क्लास का फॉर्मूला था, तो इसको भी नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट कीजिएगा, अच्छी बात है। और यहीं से आया है आवेश का फॉर्मूला, जो हमारा आवेश बराबर है विद्युत धारा इंटू समय, Q बराबर I इंटू टी। आवेश को Q से सूचित करते हैं, इसका SI मात्रक C कूलम है, और इसको CGS मात्रक कूलम होता है, इसका CGS मात्रक स्टैट कूलम होता है। ठीक है ना। यानी सिंपल एक बार और बताते हैं आप लोग को कि क्या था, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय होता है, यानी कि Q बराबर I इंटू टी। ठीक है ना। और हमारा जो है इसको Q से सूचित करते हैं, और इसका SI मात्रक जो होता है कूलम होता है, और इसका CGS मात्रक जो होता है स्टैट कूलम। इतना नोट कीजिए। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में, स्टैट कूलम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं। देखिए होता क्या है, होता क्या है ये दिल भी न जाने। देखिए एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ कूलम। सॉरी कूलम नहीं, ये तो कूलम बराबर ही हो जाएगा स्टैट कूलम। इसको इंग्लिश में लिखे तो STAT स्टैट COULOMB स्टैट कूलम। ठीक है ना। तो एक कूलम बराबर होता है कितना आपका, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। इसका एक नाम और है ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप लोग को अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट हो तो नोट कर सकते हैं, और नहीं भी नोट कर सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा, सजेशन, कि आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि इंग्लिश से जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना बेहतर है। क्योंकि आगे आने वाला समय क्या, अभी बहुत सारा इंग्लिश यूज हो रहा है, आप लोग आगे जाइएगा तो इंग्लिश का यूज बहुत सारा हो रहा होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इंग्लिश भी नोट करना चाहिए, इसीलिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर इंग्लिश भी लिखते हैं जहाँ ज़रूरत होता है। तो ठीक है ना। तो स्टैट कूलम को स्टैट कूलम ऐसे बोलते हैं, इसको एक नाम और है, स्टैट कूलम को ही एक नाम और है। यानी देखिए कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नाम पहले इसका हिंदी भी लिख देते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। ठीक है ना। आप लोग को कोई डाउट नहीं, स्टैट कूलम तो हिंदी नाम हो ही गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत इकाई। यानी कि आपका कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया क्वेश्चन कि आवेश का CGS मात्रक, जिसमें आपका स्टैट कूलम नहीं दिया, उसके जगह आपको दे दिया क्या, कि स्थिर वैद्युत की इकाई। तो स्टैट कूलम का ही एक नाम और होता है स्थिर वैद्युत की इकाई। ठीक है ना। तो आप लोग का अगर स्टैट कूलम की जगह ये दे दे तो आप लोग इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई एक नाम दे देगा, टिक जैसे ज़्यादा यही आएगा स्टैट कूलम में। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक कूलम, यहाँ लिखते हैं एक कूलम, यहाँ समझ में आ रहा है ना। स्टैट कूलम ये इंग्लिश वर्ड लिखे, इसका एक नाम और है ESU, जिसको पूरा नाम ESU को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। एक कूलम बराबर हम ये भी कह सकते हैं 1 ESU को डिटेल में यहाँ बोल ही चुके हैं, स्थिर वैद्युत इकाई। ठीक है। एक और, एक कूलम बराबर होता है 1/10, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं 0.1। ठीक है। यानी कि ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट बैठ जाएगा ना, तो 1/10 EMU, यानी कि क्या हुआ, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यानी कि हिंदी में बोले तो वैद्युत चुंबकीय इकाई। वैद्युत चुंबकीय इकाई आपका ये हो गया। एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम, जो आवेश का CGS मात्रक होता है, उसी का एक नाम और है ESU, जिसको स्थिर वैद्युत इकाई बोलते हैं। और हमारा एक कूलम बराबर 1 ESU होता है। ठीक है ना। यानी कूलम
1 कूलम बराबर, सॉरी 1 कूलम यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमारा होना चाहिए 1 स्टैट कूलम, 1 स्टैट कूलम, क्योंकि स्टैट कूलम का ही नाम तो 1 ESU नाम है, तो 1 स्टैट कूलम बराबर ही 1 ESU होना चाहिए, ठीक है ना। इसको सही कर दिया। और 1 कूलम बराबर 1/10 EMU अन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वैद्युत चुंबकीय इकाई। यहाँ स्टैट कूलम क्यों होगा, क्योंकि स्टैट कूलम का ही नाम है स्थिर वैद्युत की इकाई अन ESU, तो इसके बराबर है, तो इसको इसी के तो बराबर लिखेंगे। कुछ ने बराबर लिखे हैं और कुछ ने 1 दोनों जगह लिख दिए हैं, ठीक है। इतना सा बात था। अब इसका जो है डायमेंशन यानी आयाम के बारे में बात करते हैं कि आवेश का जो है डायमेंशन या आयाम, जो डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं आयाम, आयाम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसका आवेश का आयाम भी बताते हैं, इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, आवेश का आयाम क्या होता है। हाँ, इस मार्कर से लिखते हैं। सुनिए, आवेश का, यहाँ से पॉइंट बनाइएगा, आवेश का आयाम, आवेश का आयाम, ठीक है ना। आवेश का हमको क्या पढ़ना है, आयाम जानना है, ठीक है ना। आवेश का आयाम यानी कि हम फॉर्मूला क्या बताए थे, Q बराबर I इंटू टी, ठीक है ना। विद्युत धारा का तो SI मात्रक एम्पियर होता है, आप लोग समझते ही हैं, ठीक है ना। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, और इसका डायमेंशन भी A ही होता है, और टाइम का जो होता है डायमेंशन T होता है। यानी कि हमारा आवेश का जो हो गया, आवेश ये है हमारा क्या, आवेश। तो आवेश का जो आयाम होता है वो हमारा ये होता है, या आवेश यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ तो देखिए इसमें बोल रहे थे कि आई का डायमेंशन जो होगा यहाँ ए हो जाएगा, और टी का डायमेंशन टी, कैपिटल टी होता है जो हो गया आपका, और क्यू जो है, क्यू का तो आयाम ही बता रहे हैं यानी डायमेंशन ही बता रहे हैं। तो कभी भी आपका कभी ऐसे आए कि ए आया आवेश का जो आप बताइए कौन सा सही है आयाम यानी कि डायमेंशन, तो 2 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन सही कीजिएगा, ये गलत है, ठीक है। आप लोग डायमेंशन जो 11th क्लास में पढ़ना था आप लोग पढ़े भी होंगे, तो वही बताएं कि आवेश का आयाम क्या होता है। तो आवेश का आयाम 80 होता है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए कुछ थोड़ा बहुत लास्ट में बचा है, नोट करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, ऐसे समझाने के लिए उसको समझाते हैं और क्लास को एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो देखिए, एक वस्तु, हमारा एक क्वेश्चन है आप लोग से कि क्या अनावेशित, आवेशित और आवेश तो समझ रहे हैं ना। आवेशित का मतलब वो हुआ जो वस्तु चार्ज हो, जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज हो, जिसमें अधिकतम कोई चार्ज हो, जैसे कि धनावेशित का मतलब बताएं ना, जिसमें पॉजिटिव ज़्यादा हो और नेगेटिव कम हो। धनावेशित का मतलब क्या है, उसमें चार्ज धन आवेश भी होगा, ऋण भी होगा, लेकिन धन वाला पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा और ऋण वाला कम होगा। उसी तरीके से ऋणावेशित में बोले थे कि ऋण वाला ज़्यादा होगा और धन वाला कम होगा, और उदासीन में धन और ऋण दोनों बराबर होगा। तो यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा आपसे कि क्या उदासीन अनावेशित, उदासीन अनावेशित का मतलब उसमें जो है धन आवेश और ऋण आवेश का नेट यानी टोटल क्या हो, 0 हो। तो क्वेश्चन है हमारा कि उदासीन या अनावेशित, अनावेशित या उदासीन वस्तु प्रतिकर्षित कर सकती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसका एस और नो में जवाब देना है। आप लोग सोच कर रखिए क्या होगा, एस या नो। दूसरा क्वेश्चन है कि अनावेशित वस्तु अनावेशित या उदासीन वस्तु आकर्षित कर सकती है क्या। यहाँ पर क्या लगाइएगा, क्या आकर्षित कर सकती है। अब सुनिएगा क्या सही होगा, एस और नो। अब सुनिए, धनावेशित में क्या अनावेशित या उदासीन वस्तु प्रतिकर्षित कर सकते, जैसे कि हम लोग बात किए थे कि सजातीय जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पहला कि क्या उदासीन या अनावेशित वस्तु प्रतिकर्षित कर सकती है,
यस और नो। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या अनावेशित या उदासीन वस्तु आकर्षित कर सकती है, यानी क्वेश्चन सिर्फ हमारा ये है कि कोई अनावेशित या उदासीन वस्तु है वो प्रतिकर्षित करेगी, यस या नो। और दूसरा क्वेश्चन है क्या एक अनावेशित वस्तु है वो आकर्षित करेगी, यस और नो। अब सुनिए, धनावेश, ऋण आवेश और उदासीन वस्तु तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि किसको कहते हैं। धनावेशित का मतलब फिर से आप लोग को एक बार बता देते हैं कि जिसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो और नेगेटिव की संख्या कम हो, धनावेशित कहते हैं। और ऋण आवेशित इसको कहते हैं जिसमें ऋण की संख्या ज़्यादा हो और धन की कम हो, उसे ऋण आवेश। उदासीन मतलब जिसमें दोनों की संख्या बराबर हो, धन और ऋण की बराबर हो, ठीक है। उदासीन, अब उदासीन का मतलब इसमें पॉजिटिव भी बराबर है और नेगेटिव भी बराबर है। अब देखिए ये प्रतिकर्षित कर सकती है। अब सुनिए, एक हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये दोनों वस्तु को पास लाए तो क्या होगा, ये दोनों वस्तु को पास लाएं तो क्या होगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित, आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित। जब ये एक उदासीन वस्तु है, एक ये उदासीन या अनावेशित लिखते हैं, अनावेशित वस्तु है, और ये कैसा वस्तु है तो धनावेशित, यानी कि इसमें क्या है धनावेश है, तो धनावेश है यानी धनावेशित वस्तु है, धनावेश है यानी धनावेशित वस्तु है। इसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है तो धनावेश नहीं होगा, और ये अनावेशित यानी उदासीन है। अभी दोनों को पास लाए तो क्या होगा, आप लोग बोलिए, आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित होगा, तो ये दोनों को पास लाएंगे तो आकर्षित होगा। अब क्यों ऐसा होगा सुनिए, इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन का मतलब ही सेम था, सिर्फ लिखा हुआ था कि एक में प्रतिकर्षित करेगा या दूसरा में लिखा था आकर्षित करेगा। तो ये दोनों को पास लाते, देखिए ये हमारा था ये वस्तु उदासीन, और ये हमारा जो था धनावेश, ठीक है ना, यानी कि धनावेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु थी। अगर ये दोनों को पास लाएं तो देखिए ये दोनों को यहाँ से पास लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो होगा क्या कि पॉजिटिव इधर, तीन को पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव इधर साइड में आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, और ये एक दूसरे में क्या कर जाएगा, और इसमें जो एक दो को नेगेटिव था वो एकदम लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करके पीछे भेज देगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि विजातीय है ना, मतलब आकर्षित करती है, तो इस तरीके से आकर्षित कर जाएगी, ठीक है ना। एक बार फिर बताते अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो सुनिए, हमारा क्वेश्चन था, ये था एक डब्बा, अनावेशित वस्तु थी, अनावेशित वस्तु, इसको यहाँ लिखें और इसको यहाँ लाएं, ठीक है। इसमें कुछ तो नेगेटिव होगा, ये पूरा खाली तो नहीं, सिर्फ धन आवेश ही रहेगा, तो धन आवेश की संख्या ज़्यादा है, ऋण की कम, यानी धनावेशित वस्तु है, ठीक है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है और ऋण की कम है, तो ये धनावेशित है। अब इसको अगर पास लाने की कोशिश करें तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, नहीं सॉरी, पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा, और ये एक दूसरे को क्या कर जाएगा, प्रतिकर्षित कर जाएगा, एक दूसरे सॉरी प्रतिकर्षित ने एक दूसरे को आकर्षित कर जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या आवेशित या उदासीन वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है तो नहीं, आकर्षित करती है। इसका जवाब होगा नो, सॉरी प्रतिकर्षित करती है, तो लिख दीजिएगा इसका जवाब नो। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्या अनावेशित या उदासीन वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो यस, एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, लेकिन प्रतिकर्षित नहीं करती है। कभी भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि आपका एक ऋण आवेशित आ जाए, मान लीजिए इसमें ऋण आवेश आ जाए, ठीक है, ऋण आवेश की संख्या ज़्यादा कर देंगे और पॉजिटिव की संख्या कम कर देंगे, ये क्या बन गया, ऋण आवेशित। अब क्या होगा, इसमें जो होगा ये कि आपका निगेटिव वाला इधर आ जाएगा और पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें जो होगा वो निगेटिव वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव साइड में हो जाएगा। ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी कि हम एक पॉजिटिव रॉड लाएं या एक निगेटिव रॉड लाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा अनावेशित वस्तु है जो हमेशा क्या करेगा, आकर्षित ही करेगा, पॉजिटिव रॉड हो या निगेटिव रॉड हो, ठीक है। हमारा एक उदासीन वस्तु या अनावेशित वस्तु जो है हमेशा आकर्षित ही करेगा, कभी प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा, हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। जैसा कि एग्जांपल में देखिए यहाँ साफ तौर पर दिखा रहा है फिगर में
कि निगेटिव अपना इधर साइड हो जाएगा और पॉजिटिव जो यहाँ आएगा और निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित कर जाएगा। अगर ये पॉजिटिव रॉड रहता तो इस तरीके से रहता और ये इसमें क्या कर जाता, पॉजिटिव इधर साइड में हो जाता, निगेटिव इधर आ जाता और ये एक दूसरे को आकर्षित कर जाता। ये धनावेशित है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझोगे। एक बार फिर से इसको रिवाइज कराते हैं, सुनिए। एक ये हमारा क्वेश्चन था कि क्या अनावेशित या उदासीन वस्तु जो है आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। अगला क्वेश्चन में लिखे थे आकर्षित और पहले हम लिखे थे प्रतिकर्षित। तो सिंपल दोनों क्वेश्चन का मतलब यही है कि क्या उदासीन या अनावेशित वस्तु आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। तो हमारा एक अनावेशित या उदासीन वस्तु था और ये हमारा एक धनावेशित वस्तु है। ठीक है ना, एक रॉड है जिसको धनावेशित यहाँ किए और ये पॉजिटिव इधर आएगा और इसमें से निगेटिव उठकर इधर आ जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएगा यानी आकर्षित कर जाएगा। अगर ऋणावेशित रहेगा तो निगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव। देखिए हो क्या रहा, इसमें पॉजिटिव इधर आ जा रहा है और इसमें निगेटिव इसमें से इधर आ जा रहा है। तो इधर एक में आ जाएगा निगेटिव आगे और एक में पॉजिटिव आगे, क्योंकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो ये निगेटिव इसको रिपेल कर देगा। अगर ये कौन सा रॉड है, निगेटिव यानी ऋणावेशित रॉड हो तो निगेटिव इसको रिपेल कर देगा, पॉजिटिव इसको लाकर इसको अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर धनावेशित वस्तु हुआ तो इसमें से निगेटिव आगे आ जाएगा और पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा और पॉजिटिव को इसको रिपेल कर देगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब लेक्चर 2 में आगे बात करेंगे इसके बारे में। बाकी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी जहाँ समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ थोड़ा समझ में नहीं आया, तो हम उसको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, तो बाकी यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड